जय भीम, जय भारत। मैं मणिराम बैलान, पंचशील श्रमण संघ, श्रमण भारत टीवी की तरफ से आज आपके सामने बिहार की एक खबर, दुखद खबर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ज्योति पासवान जो 2 महीने पहले अपने बीमार पिता को गुड़गांव से दरभंगा तक साइकिल पे बिठा के लेके गई थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका को सोशल मीडिया में इस बात से पता चल गया कि भारत के अंदर एक 15 साल की बच्ची अपने बीमार पिता को लेके और अपने गांव की तरफ लेके गई है। कैसी विषम परिस्थितियों में, भूखी प्यासी दयनीय हालत में वो लेके अपने पिता को वहाँ लेके गई। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे समाज की, बहुजन समाज की बेटी को। लेकिन इस देश के मीडिया, इस देश के गोदी मीडिया, मोदी और मोदी के दूसरे चेले चपटों को या आरएसएस के लोगों को इस बात का बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। जब इस सोशल मीडिया और अमेरिका के आका ट्रंप की बेटी ने जब अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से जिस बात की खबर दी तो इनको सांप सूंघ के हड़कंप मच गया। गोदी मीडिया को भी इस बात को उठाना पड़ा। दूसरी पार्टियों के नेता भी भागने लगे। दूसरी पार्टियों के जितने भी विपक्ष की पार्टियां थी, यूपीए से जुड़ी हुई पार्टियां थी, या सभी में ये होड़ मची थी कि किसी न किसी तरीके से हम ज्योति पासवान के इस मजबूरी, लाचारी, दुख भरी दास्तां को कैश करें। हर व्यक्ति ऐसे हालात में वोट की तरफ भाग रहा था। लेकिन उस वक्त करोड़ों जो मज़दूर, जो मोदी की नालायकी की वजह से, मोदी की अदूरदर्शिता की वजह से, जो अपने नालायकी की वजह से इसने जो फैसला लिया था, मज़दूरों को अपने प्रदेश में जाने का मौका नहीं दिया। और एक तरफ जो लोग विदेशों में थे, चाइना में थे, ईरान में थे, इराक में थे, या दूसरे ऑस्ट्रेलिया में थे, उन सब लोगों को लेके आने के लिए हवाई जहाज़ के द्वारा, एयर इंडिया के हवाई जहाज़ के द्वारा उन लोगों को लेके आया गया। वो सारा का सारा किराया, एयर इंडिया का सारा किराया जो है केंद्र सरकार ने दिया। दूसरी तरफ ऐसे मजदूर जो देश में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपने गांव को, अपने घर को छोड़ के पिछले काफ़ी वर्षों से मध्य प्रदेश में, राजस्थान के या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में, मुंबई में, हरियाणा के गुड़गांव और पानीपत के ऐसे क्षेत्र में जो काम कर रहे थे, वो मज़दूर, उनको ये लगा कि किराए के मकान में ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। उनके आमदन के सारे साधन ख़त्म हो चुके थे। फैक्ट्रियों में लॉकडाउन था। सब के सब जो चिनाई के काम में लगे हुए मज़दूर भी खाली बैठे थे। उनको कोई कुछ देने को तैयार नहीं था। यहाँ की सरकारों के नालायकी थी, चाहे वो हरियाणा सरकार थी, चाहे दूसरी मध्य प्रदेश की सरकार थी, या कोई और कोई सरकार थी। तो उन मज़दूरों को महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया। तो सब के सब मज़दूर पैदल से, साइकिल से, दूसरे साधनों से निकल पड़े थे। रास्ते में जो सड़कों के ऊपर पुलिस का नंगा नाच हुआ, वो सब आपने देखा। उसका मुझे आज ज़रूरत नहीं है इस विषय पे मैं कोई चर्चा करूं। लेकिन जब मज़दूरों के लगा कि पुलिस ने नाका लगा के रखा हुआ है, तुम सड़क रास्ते से जा नहीं सकते, पैदल भी नहीं चल पाओगे, तो वो रेलवे ट्रैक पे चलते हुए ऐसे अपने अपने गंतव्य पे बिहार से उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में जाने की उन लोगों ने कोशिश की। हुआ क्या? बहुत ऐसे लाखों, इन्हीं करोड़ों मज़दूर अपने घर से बेघर और दर दर की ठोकरें खाते, भूखे प्यासे, बिलखते बच्चे घसीटते हुए अपने आप को लेके जा रहे थे। ये सब जानते हैं, सब पूरे दुनिया ने देखा। भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। यूरोप के देशों में ऐसे जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जो हमारे लोग गए हुए थे या दूसरे लोग गए हुए थे, उन सबको वहाँ घर बैठे वहाँ की सरकारों ने पैसा दिया, वहाँ के उनको गुजारा भत्ता दिया। अच्छे से उन्होंने, पूरे दुनिया ने कोरोना का मुकाबला किया। कोरोना के इस दौर में भारत को छोड़ के हर देश ने वहाँ के नागरिकों की सुख सुविधा का ध्यान रखा। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इस वक्त भी अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हर चीज़ की महंगाई और दर बदर लोगों को धक्के खाते देखा। और ये अमित शाह और ये लोग तो 2 महीने तक पता नहीं किस बिल में घुस गए थे, किस गुफा में तपस्या कर रहे थे या नालायकियाँ कर रहे थे। मोदी और वो उसकी पूरी की पूरी नालायक टीम आराम से बैठी हुई थी
और दूसरी बातों में पता नहीं क्या किस बातों में मशगूल थी। आज जब ये मीडिया ने, अमेरिका और दूसरे देशों, पूरे वर्ल्ड के सोशल मीडिया ने जब इस बात को नंगा किया तो मोदी और इनके हड़कंप मचे और इन्होंने उस बात को श्रेय दिया, बेशर्मी से कहा कि अगर मोदी ने लॉकडाउन ना किया होता तो ज्योति पासवान को इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली होती, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी उसको कैसे पहचानती। तो इसके संबित पात्रा जैसे लोगों ने इस टाइप की बकवास की। आज फिर वही ज्योति पासवान का चर्चा है। 2 दिन पहले किसी अर्जुन मिश्रा के खेत में, क्योंकि ये दिहाड़ीदार मजदूर थे, उसके खेत में ये आम के बगीचे में काम करने के लिए गई थी। दिहाड़ीदार मजदूर हर जगह कहीं न कहीं अपना रोटी और पेट भरने के लिए कोई न कोई काम करता है। तो ऐसे वक्त में उस बेटी को भी, अब उसके माँ पिता बीमार थे और अपने घर को चलाने के लिए वो किसी न किसी के खेत में, किसी न किसी के घर में काम करती थी। तो उस दिन भी 2 दिन पहले क्या हुआ कि वो अपने गांव में अर्जुन मिश्रा के खेत में बगीचे में काम करने के लिए गई। अर्जुन मिश्रा ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म ही कह सकते हैं, बलात्कार किया। और उसको जब इस बात के डर के मारे कि किसी को बता ना दे, उसका गला रेत कर हत्या कर दी। ये सारा कुकर्म में एक बार फिर जो फूलन देवी के साथ जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसी बेमई में, वो कितना बड़ा कांड था। उसी उम्र की एक बार फिर फूलन देवी की तरह वही कद काठी, वही शरीर, वो छोटी सी उम्र की बच्ची के साथ सेम ऐसा हुआ। लानत है इस देश के प्रजातंत्र में, ये ऐसा कुछ हो सकता है। इस देश के अंदर चुनाव का माहौल है, सब लोग अपने चुनाव की बेहतरीनी पार करने के लिए लगे हुए हैं। कोई साइकिल यात्रा कर रहा है, कोई रथ लेके चल निकला हुआ है, कोई कुछ किसी के साथ सेटिंग कर रहा है, कोई वोटों का गणित अपने तरीके से चमका रहा है, कोई अपने बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के कैसे चुनाव जीता जा सकता है, ये सारी की सारी प्लानिंग हो रही है। ऐसे ही वर्चुअल रैली के माध्यम से, दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाई पार्टियां भी अपने तरीके से लगी हुई है, विपक्षी पार्टियां भी लगी हुई है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि रामविलास पासवान, उसका बेटा चिराग पासवान इसी समाज का है, दलित समाज का है। मैं उनको हरिजन कह सकता हूँ। उन लोगों को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों, वो भी आज किसी न किसी के साथ सेटिंग में लगे हुए हैं। उनके बड़े बाबुओं की जूता पॉलिश करने में लगे हुए हैं। उनके समाज की, दलित समाज की बेटी को उनकी भी याद नहीं आई। आज जो सोशल मीडिया पे हैशटैग बनी हुई थी जस्टिस फॉर ज्योति के लिए, मुझे नहीं लगता कोई मांग करने वाला है। जस्टिस फॉर जिस समाज की बेटी के लिए कोई न्याय की गुहार करेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसी पार्टी का व्यक्ति या ऐसी पार्टी का, सतीश मिश्रा की पार्टी के लोग भी, सतीश मिश्रा की पार्टी की जो उसके सतीश मिश्रा पे इशारे पे काम करने वाली नेता भी, मुझे नहीं लगता, दलित नेता जो अपने आप को जिंदा देवी बोलती है, मुझे नहीं लगता उसके मुंह से भी 2 शब्द निकलेंगे। ऐसे हालात में बड़ा दुख होता है कि हमारे लोग जो अलग अलग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो लगे रहते हैं, क्या कोई ऐसा राजनेता, क्या कोई ऐसा पॉलिटिशियन, क्या कोई वहाँ का विधायक, विपक्ष का, पक्ष का, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा? मुझे उम्मीद नहीं लगती। आप इस बात को स्वयं समझ सकते हैं, आप इस बात को, इस लड़ाई को आप लड़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अब आपने देखना है, हमें जो पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, बाबा साहब ने जो 1930, 31, 32 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी इस टाइप की घटनाएं उस वक्त भी होती थी जब लंदन की विक्टोरिया सरकार को बाबा साहब ने कहा। उस वक्त अकेले बाबा साहब इस लड़ाई को लड़ पाए। साहब कांशीराम जी के समय में ऐसे बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं और बलात्कार की शिकार हमारे समाज की बेटियां हुई। साहब कांशीराम जी ने भी कालका चुनाव के वक्त एक इंडियन एक्सप्रेस की लेडी को, एक इंडियन संवाददाता को, ये उनके सवाल पे कि कांशीराम जी, आपके पार्टी जो सत्ता में आ जाएगी तो आप जो ये रेप है कैसे रोक पाएंगे, उन्होंने बहुत सटीक और बढ़िया सा साहब कांशीराम जी ने उदाहरण दिया था कि हमारी पार्टी जब सत्ता में होगी उस वक्त हम, आपने सुना होगा, मुट्ठी भर अंग्रेज देश में थे, किसी अंग्रेज की बेटी के साथ, किसी भी अंग्रेज की पत्नी के साथ बलात्कार नहीं हुआ होगा। ये आपको आपके शोध करके आप देख सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहीं नहीं सुना। तो कहता, मैं जब इस समाज को हुक्मरान बना दूंगा, जब इस समाज को शासक बना दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस समाज की किसी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख पाएगा। तो दूसरा सवाल जब उस इंडियन एक्सप्रेस की संवाददाता ने उनसे कहा कि आपके पास तो पैसा नहीं है,
आप कैसे इस समाज को हुक्मरान बना देंगे? तो साहब कांशीराम जी ने उस वक्त एक जवाब दिया था कि मेरे समाज के लोग 3,000 करोड़ रुपए के हवाई चप्पल पहनते हैं। 3,000 करोड़ रुपए की हवाई चप्पल पहनते हैं। अगर मैं ये काल दूंगा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है, एक एक हवाई चप्पल का पैसा मुझे दे दो, तो मैं 3,000 करोड़ रुपए लगा के भी चुनाव जीत जाऊँगा। ऐसा विश्वास हमारे महापुरुषों ने किया, आपसे किया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ज्योति पासवान के लिए, कांशीराम जी के लिए, कांशीराम जी ने आपके ऊपर भरोसा किया था कि एक जोड़ी चप्पल के पैसे समाज अगर उस कांशीराम जी को साहब को देंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। क्या आज किसी ऐसे राजनेता की आपको ज़रूरत है? क्या आप ऐसे फिर से कांशीराम की ज़रूरत है? क्या बाबा साहब की फिर से ज़रूरत है? क्या आप इस बात को, आपको दर्द नहीं हुआ? क्या इस लड़ाई को आप जीत पाएंगे? क्या जीतने के लिए आपको किसी मसीहा की ज़रूरत है? क्या आपके जो अंदर के जो मानव है, जो बाबा साहब से प्रेरित जो है, बाबा साहब की कृपा से, उनके आरक्षण की वजह से तुम पढ़ पाए हो, आरक्षण की वजह से तुमने नौकरी हासिल की है, आरक्षण की वजह से तुमने गैस एजेंसी ली हुई है, आरक्षण की वजह से तुमने पेट्रोल पंप लिए हुए हैं, आरक्षण की वजह से तुमने नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव तुमने जीता है, आरक्षण की वजह से तुम विधायक बने हो, आरक्षण की वजह से तुम जो है मेंबर पार्लियामेंट बने हो, राज्यसभा में गए हो, आरक्षण की वजह से तुम राष्ट्रपति बने हो, आरक्षण की वजह से तुम वकील बने हो, आरक्षण की वजह से तुम डॉक्टर बने हो, आरक्षण की वजह से तुम इंजीनियर बने हो। क्या तुम्हें एक और ऐसे आरक्षण की ज़रूरत है? क्या आपकी आत्मा या आपका मन, क्या आपको आत्म गलानी नहीं होती? क्या आज शाम को आप खाना खा पाएंगे? क्या आप ज्योति पासवान का चेहरा आपके आगे आंखों के सामने नहीं आएगा? क्या ज्योति पासवान आपके समाज की बेटी नहीं थी? क्या ज्योति पासवान 15 साल की आपकी बेटी के बराबर की आपको नज़र नहीं आती? मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकता हूँ? मुझे खुद शर्म आती है। मैंने फूलन देवी, जब उनकी सज़ा पूरी हो गई थी, मुझे आप जैसे साथियों ने बताया कि फूलन देवी की सज़ा पूरी हो गई, आज भी जेल में है, तो साहब कांशीराम जी से जिद करके इस बात की लड़ाई लड़ी और फूलन देवी के साथ 6 महीने तक जो है हम लोग रहे, हमारी टीम उनके साथ रही। फूलन देवी इस देश की वो महिला थी, वो समाज की बेटी थी जो 22 बलात्कारियों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया। क्या इस समाज में ऐसे लोग हैं? क्या फूलन देवी की तरह कोई काम करने वाले लोग हैं? क्या ये युवा ब्रिगेड जो गमछा डाल के, गल में नीला गमछा डाल के और जो जय जय भीम के नारे लगाते हैं, क्या वो सोचने पे मजबूर होंगे? क्या आपके पास आपका ज़मीर जिंदा है? क्या आप ऐसा कर पाने की हिम्मत रखते हैं? इस समाज में सूरमा पैदा हुए हैं, इस समाज में सूरमाओं की कमी नहीं है। बस केवल मैं यही सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ, आपके जहन में ये बात आ जाए तो आप इस चैनल पे आप अपने कमेंट कर सकते हैं। हमारे ये चैनल सरमन भारत टीवी हमारे अपने समाज का यूट्यूब चैनल है। आप इसके अंदर इस बातें हर रोज़ शाम को 10 बजे कुछ ऐसी बातें प्रसारित की जाएंगी, इस टाइप की घटनाओं की व्याख्या होगी, एक और ऐसे करंट विषय पे या दूसरे किसी विषय पे जो हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर सरमन भारत पे चर्चा होगी। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे 9812600122 पे आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप इस टाइप की घटना का विवरण भेज सकते हैं। ये भी हमारे लखनऊ के एक साथी ने ये सूचना मेरे पास भेजी थी। हमारे पास में और कोई दूसरा साधन है नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ जुल्म, जाति, दादागिरी, गुंडागर्दी के शिकार हमारे समाज के लोग बोल नहीं पाते, तो ऐसे लोगों के लिए सरमन भारत आवाज़ बनेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में दूसरे चैनल हमारे हैं, उनकी पहुंच 133-135 करोड़ हमारे लोग हैं, इन सब के लिए हमारे 18-20 चैनल पूरे नहीं पड़ते। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है इसको आप प्रसारित करें या शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को लेके जाएं कि हमारी बेटी, समाज की बेटी जो बेकसूर थी, वो लाचार थी, मजबूर थी, उसकी लाचारी और मजबूरी का फ़ायदा उठा के एक ऐसे आतंकवादी, एक ऐसे गुंडे ने, एक ऐसे आतंकवादी ने हमारी बेटी के से मुंह काला किया और हमारी बेटी को इस डर से कि वो बता ना सके उसका गला रेत के हत्या कर दी। तो इससे ज़्यादा मैं इस बात को मैं नहीं समझ पाता कि आपको कहने की ज़रूरत है। आप स्वयं इसके ऊपर फैसला लेंगे। आपके सच में अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप सच में कांशीराम जी के आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, तो आपको ये सब बातें, इतना ही सूचना ही काफ़ी थी। मेरे पास भी केवल इतनी ही सूचना आई थी
मैं केवल आपके आगे सूचना प्रेषित कर रहा हूँ। बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग या पूरे भारत के लोग, श्रमण भारत के लोग, अम्बेडकरवादी लोग, जिनका ज़मीर अभी जिंदा है, जो अभी चमचागिरी जिनको लत नहीं पड़ी, जिन्होंने अपने आप को बेचा नहीं, ऐसे लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो कांशी राम जी के साहब, कांशी बाबा साहब के या महात्मा फुल्ले के अनुयायी है, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बस मैं इतना ही कहता हूँ। मैं आपको आपकी बहादुरी को, उस बेटी की बहादुरी को जो इसने करके दिखाया, उसको सैल्यूट करता हूँ, ऐसे सलाम करता हूँ कि बेटी, कोशिश ये है हमारी कि आप चले गई, आपके शरीर को हम बचा नहीं पाए, लेकिन आपकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं ये बात अपने समाज के माध्यम से, श्रमण भारत टीवी के माध्यम से आपको कह सकता हूँ। जय भीम, जय भारत।